लॉज ऑफ मोशन में स्टार्टिंग पार्ट हमने किया था अबाउट फोर्स के बारे में, बराबर है ना। फोर्स के बारे में हमने पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बुक बंद करो, किसी को मालूम है फोर्स के बारे में? पढ़ के नहीं बताना है, नहीं नहीं, बुक पहले बंद करो। अच्छा, फोर्स का मैंने डेफिनेशन बताया था, क्या था फोर्स का डेफिनेशन? पंडल में, हाँ। चेंजेस दी स्टेट ऑफ रेस्ट, और क्या था? शेप एंड साइज एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। जो शेप और साइज को थोड़ा चेंज कर सकता है, बराबर है ना, दैट वी कॉल्ड एज व्हाट? फोर्स। तो फोर्स के बारे में पढ़ा था। फिर फोर्स में हमने क्या पढ़ा था? 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायंस? 10⁵ डायंस। ये भी हमने कर लिया था, बराबर है ना। फिर हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। अच्छा, इसका डायमेंशन क्या था बताओ? कौन बताएगा डायमेंशन ऑफ फोर्स? बुक बंद। डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या था? m1 l1 t-2, याद रहना चाहिए ना, मा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो m1 l1 t-2. So this was this one dimensions of force. फिर हमने लर्न किया था टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, राइट? कौन बताएगा टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में? क्या ध्यान में है? टू टाइप्स, मेजर टू टाइप्स। कौन सा है वो? रियल एंड सीडो। तो वो सिर्फ नॉलेज के हिसाब से रियल एंड सीडो, बट टाइप पूछेगा तो रियल का भी लिखना पड़ेगा। रियल का कितना टाइप्स है? रियल फोर्सेस स्टैंडर्ड बंडल में, हाँ। ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, बराबर है। 4 टाइप्स था। वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। फिर तीसरा क्या था? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड चौथा वाला था वीक न्यूक्लियर फोर्स, बराबर है। ये था टाइप्स ऑफ फोर्सेस, दैट इज रियल फोर्सेस। फिर ये पढ़ने के बाद में नेक्स्ट हमने क्या किया था? हमने स्टडी किया था अबाउट कोलिजन के बारे में। कोलिजन कितने टाइप्स का बताया था मैंने? हुआ था कि नहीं वो पार्ट? कोलिजन वाला नहीं हुआ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हुआ था। अच्छा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था? कौन बताएगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये भी हमारा पढ़ के हो चुका है, राइट? तो मोमेंटम का मतलब क्या था? मोमेंटम मतलब क्या होता है? व्हाट इज मोमेंटम? एनीबडी? mb, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, m इनटू v, बराबर है। ये मोमेंटम था। फिर मैंने बताया था कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। कंजर्वेशन मतलब क्या होता है? कांस्टेंट, बराबर है। तो लॉ क्या बनेगा यहाँ पे? लॉ क्या था? ध्यान में है किसी को भी? कभी भी लेक्चर के लिए रिवाइज करके आने का, जो पढ़ के हो गया है, पढ़ा के हो चुका है, ऐसे ब्लैंक बैठ करके क्या फायदा होने वाला है? लॉ के लिए क्या था? मैंने 2 एग्जांपल दिया था। 2 बॉडीज है मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2। इसका मास है m1 m2। बाद में दोनों कोलाइड हो जाएंगे, फिर बाद में क्या हो गया? सेपरेट होंगे, v1 v2, बराबर है। तो इसका लॉ क्या बोलता है? इसका मोमेंटम, ये कौन सा केस है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ये क्या है? ड्यूरिंग कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, यस। और ये है आफ्टर कोलिजन, बराबर है। तो ये इसमें लॉ क्या बोलता है? इसका मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम, टोटल मोमेंटम। ये लॉ था। इसका मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, m1 u1, मास इनटू वेलोसिटी। इसका क्या है?
m2u2 मास इनटू वेलोसिटी। तो ये बन गया टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। और यहाँ पे क्या आएगा m1v1 प्लस m2v2, ये हो गया टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर? ये वाला पार्ट हमने डेरिवेशन कंप्लीट कर लिया था इसका, राइट? और क्या पढ़ाया था इसमें? आगे कुछ और पढ़ाया था? अभी बुक ओपन करो, चेक करो, यहाँ तक ही कंप्लीट हुआ था। हाँ, डेरिवेशन पार्ट हुआ था कि नहीं हुआ था? प्रूफ किया था, बराबर है ना? हाँ ठीक है। अच्छा ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं। अभी नोटबुक सब ओपन करो, उसमें लिखना चालू करते हैं, ठीक है? क्या हो गया? हाँ, बैक साइड में आजा, हटा दे, जरा आराम से बैठ जाओ। ओके, नेक्स्ट अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलिजन के बारे में डिटेल में। कोलिजन लिखो फटाफट हेडिंग, कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या होता है? सबको पता है ना? कोलिजन मतलब क्या होता है? दो बॉडीज टकराएगा, उसको हम लोग कोलिजन बोलते हैं, बराबर है? हाँ, तो अभी तो ध्यान दो, ये जो बेसिकली कोलिजन है, ये दो टाइप का कोलिजन होता है। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का। वन इज इलास्टिक कोलिजन। कौन सा कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन, बराबर है? एंड दूसरा टाइप है इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको? इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है? बुक बंद, अब इधर कॉन्सेंट्रेट करो। इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? जब दो बॉल कोलाइड होता है और सेपरेट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिक। जब दो चीज कोलाइड होता है और चिपक जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इन इलास्टिक, बराबर है? जैसे एग्जांपल में क्या है, अभी यहाँ पे तो एग्जांपल सिंपल है, दो बॉल कोलाइड होगा, रबर बॉल, तो क्या होगा? सेपरेट होगा कि नहीं होगा? तो वो कौन सा टाइप का कोलिजन हो गया? इलास्टिक, बराबर है? अगर मैं एक क्ले बॉल ले लूं और एक मेटल बॉल, दोनों कोलाइड हो तो क्या होगा? चिपक जाएगा ना, बराबर है? तो वो कौन सा टाइप का कोलिजन हो गया? इन इलास्टिक। समझ में आया? तो इलास्टिक इन इलास्टिक समझ में आया तुम लोगों को? ठीक है, तो इसमें इलास्टिक कोलिजन में मीनिंग तुम लोगों को मैंने क्या बताया? टू बॉडीज कोलाइड, राइट, एंड गेट सेपरेटेड। सॉरी, क्लियर हुआ ये पार्ट? समझ में आया? एंड गेट सेपरेटेड। इसमें क्या होता है? टू बॉडीज कोलाइड और क्या होता है? एंड स्टिक टू ईच अदर, एंड स्टिक टू ईच अदर। हैव यू ऑल अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट? ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है इसमें? दूसरा पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन में मैंने क्या बताया? दो बॉडी कोलाइड होता है और सेपरेट होता है, ठीक है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोलिजन के लिए था ना, तो यहाँ पे मोमेंटम इज कंजर्व। क्या बोलेंगे इसको? जोर से बोलो, मोमेंटम इज। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से बताओ, फॉर्मूला क्या था? m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। समझ में आया? ये कोलिजन याद रखना, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है? यहाँ पे भी सेम ही होगा ना, कोलिजन है तो क्या कंजर्व होगा? मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व। सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया? चलो अभी थर्ड पॉइंट देखते हैं। तुमको यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा है ना, तो वहां बैठ जाओ, वहां से दिखिएगा शायद से, या तो इधर पीछे बैठ जाओ, आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे बार बार हाइड होता रहेगा। अच्छा, अभी थर्ड पार्ट देखेंगे। जब दो बॉडी कोलाइड होती है तो दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा कि नहीं होगा? होगा। बाद में क्या हो जाता है? सेपरेट हो जाता है, तो वापस काइनेटिक एनर्जी होगा। तो वी कैन से दैट काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसमें भी क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसमें क्या होगा? पहले दो बॉडीज आएंगे तो दोनों के अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा, चिपक जाएगा तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा ना फिर, बराबर है? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, नॉट कंजर्व्ड। समझ में आया सबको? तीन डिफरेंसेस तुम लोग मालूम पड़ा, इलास्टिक एंड
इन इलास्टिक का फर्क मालूम पड़ा, क्योंकि ये फर्क मालूम पड़ेगा तो डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएगा। फटाफट अभी ये पॉइंट लिख लो जल्दी से, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक का हो गया लिख करके। अच्छा इसका एग्जाम्पल बताओ, अब इसमें एग्जाम्पल क्या लेंगे हम लोग, एग्जाम्पल बोलो। हाँ, 2 रबर बॉल, या तो हम ये बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स, मालूम है ना कंटिन्यूसली कोलाइड होते रहते हैं, तो हम लोग एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, ये भी एग्जाम्पल में ले सकते हैं। या 2 रबर बॉल, 2 बॉल्स, बराबर है ना, कोलिजन ऑफ बॉल्स, ठीक है, कोलिजन ऑफ बॉल, ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल क्या आएगा, एक तो क्ले और एक मेटल, बराबर है। या तो मालूम है बुलेट फायर करते हैं, और सपोज एक लकड़ी का जो है बॉक्स हैंग करके रखा है, उस पर बुलेट फायर करेंगे तो क्या होगा, बुलेट क्या करेगा, बॉक्स को लेके जाएगा ना, यस और नो, सो दैट इज व्हाट, इन इलास्टिक कोलिजन, समझ में आया। सो बुलेट फायर्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक, ऑन अ वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक रखा हुआ है, बुलेट फायर करेंगे तो बुलेट के साथ में जाएगा वुडन, बराबर है ना, यस, दैट कम्स अंडर इन इलास्टिक। तो ये एग्जांपल लिख सकते हैं, बुलेट एग्जांपल लिख सकते हैं, बुलेट एंड ब्लॉक, ठीक है, सीधा लिख सकते हैं, या तो बुलेट फायर्ड ऑन अ ब्लॉक, लिखो फटाफट एग्जांपल, वुडन ब्लॉक। अभी एग्जाम्पल हो गया, तो फिर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन हम लोग करने वाले, सब लोगों को ध्यान से सुनना है उसको। उसके पहले मैं एक और डिफरेंस तुम लोगों को बता देती हूँ, उसके बाद करेंगे, हो गया, ठीक है। तो ये 1-2 मार्क के तुम लोग क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक, बराबर। अभी नेक्स्ट वाला हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से इनर्शियल, हेडिंग लिख लो तुम लोग, इनर्शियल, ये भी डिफरेंसेस ही पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ, अब इधर कॉन्सेंट्रेट करो, इसका मतलब क्या है, इनर्शियल नॉन इनर्शियल का मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं सब लोग। अभी ध्यान दो पहले, इधर स्टॉप राइटिंग। अच्छा, इनर्शियल, अभी जैसे तुम लोग क्लासरूम में बैठे हो, ठीक है, तो तुम्हारे लिए क्लासरूम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझ में आया, ये रेफरेंस है पूरा, यहां से कोई भी देखे तुम लोग को बोलेगा कि हाँ तुम लोग इस रेफरेंस में हो, समझ में आया, ठीक है। अच्छा, ये क्लासरूम रेस्ट पे है, तो हम लोग इसको बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्या बोलेंगे इसको, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया, सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट, तो हम लोग उसको नाम क्या देंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बराबर है। जैसे तुम लोग कार खड़ी है, कार के अंदर कोई बैठा है, ठीक है, तो उसके लिए कार क्या होगा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बिकॉज कार इज एट रेस्ट। कार 45 की स्पीड से जा रही है तो भी इनर्शियल होगा, क्योंकि सेम स्पीड से जा रही है, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, समझ में आया। लेकिन कार को अगर ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाया तो क्या हो गया, स्पीड चेंज हुआ ना, तो वो बन जाएगा नॉन इनर्शियल। कुछ समझ में आया मतलब, इनर्शियल का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, समझ में आया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एट रेस्ट और मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और इसमें क्या आएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड मतलब मालूम पड़ा ना, जिसका ब्रेक अप्लाई किया है, बराबर है ना, विच इज एक्सेलरेटेड, डू यू अंडरस्टैंड। अच्छा, ये इसमें रियल फोर्स एग्जिस्ट होता है, कौन सा फोर्स एग्जिस्ट होता है, रियल। यहाँ पे ब्रेक लगाते तो क्या होता है, सीडो फोर्स होता है ना, इमेजिनरी फोर्स होता है जो हमको पुश करता है, बराबर है ना। यहाँ पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट होता है, सीडो फोर्स, कौन सा, तो न्यूटन्स लॉ किस में अप्लाई होगा, रियल के लिए होता है, न्यूटन्स लॉ किसके लिए होता है, रियल, तो न्यूटन्स लॉ इज अप्लीकेबल। यहाँ पे न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, ध्यान इधर ही देने का है, समझ में आया मंथन ना, क्या नाम है, हाँ, कोई दूसरा सपने में मत रहो, क्लासरूम में आ गए हो,
इनर्शियल फ्रेम में आ गए हो, ठीक है। हाँ, सो व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, समझ में आया क्या डिफरेंस, क्या मीनिंग है, बोले जल्दी से। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज और मूविंग यूनिफॉर्मली, लिखो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, the frame of reference which is at rest or moving uniformly, uniformly मतलब समझ में आया ना, with uniform speed, बराबर है, moving uniformly, बात नहीं, लिख लिया। दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, या तो नॉट मूविंग यूनिफॉर्मली वी कैन से, उसके लिए अच्छा वर्ड है एक्सेलरेटेड, बराबर है। सो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज एक्सेलरेटेड, इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, समझ में आया। दूसरा डिफरेंस बोलो क्या आएगा इसमें, रियल फोर्स एग्जिस्ट, सीडो फोर्स एग्जिस्ट, लिखो फटाफट, रियल फोर्स एग्जिस्ट, यहां पे आएगा सीडो फोर्स एग्जिस्ट, बराबर। अच्छा, थर्ड क्या था, न्यूटन्स लॉ इज अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल, लिखो जल्दी से, न्यूटन्स लॉ इज अप्लीकेबल, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाला लिख लिया, न्यूटन्स लॉ इज अप्लीकेबल, न्यूटन्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल। अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फोर्थ में, क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल, बराबर है। अच्छा, अभी मुझे बताओ, अगर मैं तुम लोगों को बोलूंगी ट्रेन रीचिंग दी स्टेशन, ट्रेन रीचिंग दी स्टेशन, कौन सा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल, क्योंकि स्पीड चेंज होगी, बराबर है ना। पर्सन स्टैंडिंग एट द प्लेटफॉर्म, इनर्शियल फ्रेम, अंडरस्टूड द डिफरेंस नाउ, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, कार इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कार, इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, कॉलेज कौन सा बेटा, लिख लिया, कार मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिखेंगे हम लोग, ट्रेन रीचिंग दी स्टेशन, ठीक है। रीचिंग दी स्टेशन, क्लियर हुआ, डिफरेंस समझ में आया सबको, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो 4 मार्क्स के लिए आता ही है वो अभी हम लोग करेंगे, और ध्यान से सुनना है, ठीक है। ओके, चलो अभी क्वेश्चन लिख लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज, derive an expression for final velocities of bodies having head-on elastic collision, having head-on elastic, what do you mean by head-on, सामने सामने कोलाइड हो रहे हैं, ठीक है। हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन इन टर्म्स ऑफ मास, ये 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, ये डेरिवेशन, ठीक है। लिख लिया सबने, अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अभी इसमें निकालना क्या तुम लोगों को मालूम है ना, फाइनल वेलोसिटीज, मतलब v1 एंड v2, क्लियर हुआ, सब लोग यहीं पे ध्यान देंगे। अभी क्या निकालना है तुम लोगों को, v1 एंड v2, क्लियर हुआ। कौन से टाइप का कोलिजन है ये, इलास्टिक कोलिजन है, कौन से टाइप का कोलिजन है,
इलास्टिक के लिए मैंने तुम लोग को बताया था दो बॉडीज लेंगे हम लोग मूविंग विद वेलोसिटी u1 u2, मासेस है m1 m2, कोलाइड होने के बाद में क्या जाता है ये v1 v2, बराबर है कि नहीं? क्लियर हुआ? हाँ, तो ये तुम लोगों को कंडीशन मालूम है, बराबर है। अभी हमको डेरिवेशन निकालने का किसका v1 एंड v2 का फॉर्मूला चाहिए। क्लियर हुआ? इन टर्म्स ऑफ मास। ठीक है, अभी इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने तुम लोगों को 3 पॉइंट दिया था। कौन सा था पहला वाला? देखो, पहले बॉडी इज कोलाइड एंड सेपरेटेड, तो ये सेपरेट वाला मैं डायग्राम बना दिया। सेकंड पॉइंट क्या था? मोमेंटम इज कंजर्व, तो पहला वाला पॉइंट लिखेंगे इधर, मोमेंटम इज कंजर्व। अच्छा, मोमेंटम कंजर्व के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा जल्दी बताओ मुझे। यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये क्लियर हो गया सबको? यस। अभी थर्ड नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया था मैंने कोलिजन के लिए? हाँ, दूसरा मैंने पॉइंट दिया था इधर, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। देखो, मोमेंटम कंजर्व में क्या किया था? मोमेंटम लिखा था, प्लस किया था। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व में क्या करेंगे? काइनेटिक एनर्जी लेंगे और प्लस करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ इसका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², हाफ मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर। अब इसका बोलो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ m1 u1 स्क्वायर, बराबर है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? सेकंड वाले का बोलो काइनेटिक एनर्जी, प्लस करेंगे हम लोग, हाफ m2 u2 स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड? फिर इक्वल टू कंजर्व ना, कंजर्व मतलब इक्वल टू होना चाहिए वहां पे। इक्वल टू बोलो, इसका काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ m1 v1 स्क्वायर। इसका काइनेटिक एनर्जी बोलो, हाफ m2 v2 स्क्वायर। एवरीवन अंडरस्टूड दिस मच? ठीक है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व, दो इक्वेशन मिल गया हमको। अभी इसी दोनों को सॉल्व करके आगे हमको फाइनल वेलोसिटी लाना है। कंसेप्ट इतना समझ में आया? क्या ध्यान में रखने का है? ठीक है, अभी चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करेंगे मालूम है? m1 है ना, m1 साथ में लेके आएंगे। m1 को क्या करेंगे? साथ में लेके आएंगे। बोलो मुझे, अभी कौन बताएगा मुझे? बोलो क्या लिखना चाहिए, बोलो। हाँ, जोर से बोल फटाफट। हाँ, इक्वल टू कैसे? मैंने बोला साथ में लेके आने के लिए। अपॉन, अरे इधर से इधर जाएगा तो माइनस होगा ना, ये प्लस है तो। हाँ, बोलने तो मेरे को मालूम है, मैथमेटिक्स हालत खराब है। जोर से बोल। माइनस m1 v1। हाँ हाँ, m2 माइनस, हाँ तो पहला ये लिख, m2 v2 माइनस m2 u2। समझ में आया सबको? ध्यान देने का इतना तो मालूम होना चाहिए। अभी बोल, इसमें से कॉमन निकाल लो। स्टैंड अप, जल्दी कॉमन निकालो। क्या कॉमन है उसको बोलने दो। यहाँ पे क्या कॉमन है? कॉमन मतलब समझता है? हाँ, m1 कॉमन है तो क्या करूँ? m1, फिर क्या करने का? जल्दी बोलो। ब्रैकेट लगाने का कि नहीं लगाने का? क्या आएगा अंदर? क्या आएगा? कॉमन का मतलब मालूम है? जो सेम है उसको बाहर निकाला, जो बचा है उसको अंदर रखने का कि नहीं रखने का? क्या बचा है उसको रखो, u1, ब्रैकेट लगाने का। हाँ, u1, फिर जोर से बोलना फटाफट, माइनस। कितना टाइम लग रहा है कॉमन के लिए? माइनस v1। हालत खराब है एकदम। आगे बोल फटाफट, कुछ भी बोलने को। हाँ, फटाफट एक लाइन में बोला पूरा। आगे बोल। v2 माइनस, हाँ बैठ जाओ। m2 ब्रैकेट v2 माइनस u2। क्लियर हो गया इतना पार्ट? दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डन? पहला पार्ट को मैंने सॉल्व करके एक इक्वेशन लेके आया, बराबर है। अभी हम दूसरे को सॉल्व करेंगे। अभी दूसरा वाला सॉल्व करो। इसमें क्या करेंगे बोलो? बैठ के आंसर दे दे, चलेगा। हाँ, क्या करेंगे इसमें? क्या होगा बोलो मुझे? हाफ कॉमन, बराबर है कि नहीं? पहली चीज हाफ कॉमन। हाफ कॉमन, यहां से भी निकलेगा हाफ, यहां से भी निकलेगा हाफ, कैंसल।
समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, अगर यहाँ पे दोनों जगह पे m1 होता तो m1 कैंसिल कर देते थे हम लोग, करेक्ट हुआ। यहाँ पे हाफ कॉमन है करके मैंने डायरेक्टली कैंसिल कर दिया। अभी बोलो इसमें से क्या कॉमन, अभी क्या करेंगे बोलो, कौन बताएगा? m1 को साथ में लेके आओ, m1 को, हाँ M1 हाँ U1 square बराबर, minus हाँ। M1 V1 square बराबर, is equals to M2 V2 square करेक्ट। minus M2 U2 square. ये क्लियर हो गया सबको? Yes. बराबर है। अभी क्या करेंगे हम लोग? m1 को कॉमन लेंगे, बराबर है कि नहीं? M1 bracket हाँ U1 square minus V1 square बराबर, is equal to M2 bracket V2 square minus U2 square. करेक्ट, क्लियर हो गया। इसके बाद में कुछ फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लगेगा, कोई बताओ। नेक्स्ट, जल्दी बोल। A square स्टैंड, हाँ स्टैंड बंडल में, A square minus 2AB plus B square. हाँ B square. कौन सा फॉर्मेट में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है? A minus B ए प्लस बी, नहीं याद है minus 2AB minus B square. बेटा? तू किसका फॉर्मूला बता रहा है मालूम है? ए माइनस बी होल स्क्वायर का बता रहा है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी। आई बात समझ में? अप्लाई कर इधर। m1 दो ब्रैकेट बनेगा अभी इधर से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें क्या आएगा, जल्दी बोल। हाँ हाँ जल्दी बोल ना, हाँ फटाफट बोलो रे। अरे इधर plus U1 plus V1 हाँ, प्लस प्लस प्लस, U1 plus V1. हाँ u1 प्लस v1, समझा अभी? हाँ, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा अभी? m2, इधर क्या कॉमन है? m2, ब्रैकेट में दो ब्रैकेट बनेगा आगे। हाँ, इसमें क्या आ जाएगा? V2 minus U2 v2 माइनस u2, plus V2 plus U2. हाँ दूसरे में v2 प्लस u2। क्लियर हुआ? तो इतना हमने सॉल्व कर लिया, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। हैव यू अंडरस्टूड? दो इक्वेशन हमने किया, अभी दोनों को हम सॉल्व करेंगे, बराबर है? सॉल्व कैसे करेंगे? दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे। किसको किससे डिवाइड करो बोलो? 2 को 1 से, 2 बड़ा है ना, तो 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, बराबर है? अभी ध्यान से देखो इसको, 2 को 1 से देखो, ये पार्ट में देखो क्या सेम है, m1 कट हो जाएगा अपने आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और क्या कट होगा? u1 माइनस v1 कट हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा? हाँ बोलो अभी, u1 प्लस v1 बचेगा कि नहीं बचेगा? इधर समझ में आ रहा है सबको? हाँ, इज इक्वल टू v2 प्लस u2। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये कैसे मिला मालूम पड़ा? 2 डिवाइड बाय 1। एवरीवन अंडरस्टूड? यस। अभी देखो इसमें दो फाइनल वेलोसिटीज है ना, तो कोई भी एक निकालेंगे हम लोग एट ए टाइम, बराबर है? तो चलो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ v1 ले लेती हूँ, बराबर है? तो v1 क्या हो जाएगा? ये इधर जाएगा, तो अपने पास क्या है? v2 प्लस u2 माइनस u1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। लेकिन प्रॉब्लम है कि ये फाइनल वेलोसिटी में मास नहीं है। हमारा क्वेश्चन ने क्या दिया? इन टर्म्स ऑफ मास, यहाँ पे मास नहीं है, बराबर है? तो क्या करेंगे? ये 3 को या तो 1 में डालो या तो 2 में डालो। किस में डालने का है? 1, क्योंकि वो इजी होगा, बराबर है कि नहीं? सो सब्स्टिट्यूट 3 in 1। हैव यू अंडरस्टूड? सब्स्टिट्यूट 3 in 1। अभी इसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। बट तुम लोगों को इतना पार्ट समझ में आया क्या? ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पार्ट करने का आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? सो तुम लोगों को ट्रिक मालूम पड़ा कैसे करना है? मैंने बताया था फाइनल वेलोसिटी पर ध्यान में रखो, और कौन सा कोलिजन है? इलास्टिक। तो इलास्टिक के लिए मैंने तीनों पार्ट लिखा जो मैंने तब बताया था, बराबर है? डायग्राम और दोनों पॉइंट्स। क्लियर हुआ? हाँ, ट्राई करो जरा फटाफट, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, अपने मन से जरा ट्राई करो। डायग्राम मालूम है ना, छोटा सा जो डायग्राम है, दो बॉडी, जल्दी फटाफट बना लो। m1 u1 है ना, एक राउंड बनाओ, m1 मास है, u1 वेलोसिटी। दूसरा राउंड बनाओ, m2 मास है, u2 वेलोसिटी।
फिर बाद में थोड़ा आगे जा करके फाइनल वेलोसिटीज में आएगा ना, बराबर, कोलाइड होने के बाद। ट्राई करो खुद से, बोर्ड पे मैंने किया हुआ है, तुम लोगों को मैं दिखा दूंगी बाद में, पहले अपने आप से तो करो पहले। हाँ, कोलिजन हो गया, बराबर है, करते जा, तूने बराबर बनाया बेटा। हाँ आगे कर, m1, हाँ लास्ट, हाँ चलेगा वो, ठीक है। तुम लोग को ध्यान में है, पहले डेरिवेशन में क्या करना, डायग्राम बना दिया। तो अपने पास दो केसेस है, पहला केस कौन था, कौन सा था, मोमेंटम इज कंजर्व। फॉर्मूला याद है क्या था, हाँ लिखो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। u और v बराबर लिखना, नहीं तो मिक्स हो जाएगा बाद में। फिर क्या करोगे मालूम है ना, उसके बाद में m1 को साथ में लेके आओ, m1 को साथ में लेके आओ, और फिर कॉमन ले लो, क्या हो गया तो अपना कर लिखना, ए फर्स्ट बेंच। पहला पार्ट जरा खुद से ट्राई करने का देखो, यहाँ पे किया हुआ है, कॉमन लिया और चेक करो बराबर लिखा है कि नहीं, कॉमन लेने के बाद में इक्वेशन नंबर 1 देखो बराबर आया है कि नहीं आया है। m1 ब्रैकेट में u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 ब्रैकेट में v2 माइनस u2, इक्वेशन नंबर 1। अपने मन से लिखने का ट्राई कर, लास्ट बेंच, सब देख देख के कॉपी मत करो। एक पार्ट हो गया, फिर दूसरा पार्ट में क्या था, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, लिखो उसका, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो क्या था काइनेटिक एनर्जी कंजर्व में, ध्यान में है, हाफ m1 u1 स्क्वायर बराबर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। हाँ काम करो, क्या उसको देख रहा है, तो यार तेरा हो गया लिख करके, हाँ तो सेकंड वाला ही करने के लिए दिया मैंने। जितना अपने मन से करोगे डेरिवेशन समझेगा। चेक करो बराबर लिखा है कि नहीं लिखा है, हाफ हाफ कैंसिल, m1 u1 स्क्वायर क्या बराबर है, कितने जन को बराबर है, एकदम परफेक्टली, वेरी गुड। हाँ लिख लिया, फिर उसके बाद में क्या आएगा, डिवाइड 2/1, डिवाइड 2/1। जिसको नहीं आया देखिए कॉपी करके फटाफट अच्छे से लिखो, मिस्टेक मत करना, डिवाइड 2/1। ये पहले आया, इतना इक्वेशन हो गया सबका, राइट, आया इतना इक्वेशन नंबर 3 तक किया सबने। हाँ इक्वेशन नंबर 3 के बाद में क्या बताया था मैंने, किस में सब्स्टिट्यूट करना है, 3 को 1 में, बराबर है ना, 3 को 1 में, 1 वाला क्या था अपने पास, जल्दी बोलो, m1 क्या था, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, यही था ना इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अभी इधर ध्यान से देखो, बराबर से इसको जो है इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इधर ध्यान से देखो, अभी m1 u1 माइनस v1 ये है ना, बराबर है, माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, बराबर है ना। हाँ जल्दी डोर बंद करो। हाँ तभी v1 की जगह पर सब्स्टिट्यूट करो बराबर से, मुझे बताओ क्या लिखने का, जल्दी, v2 प्लस क्यों आएगा, साइन चेंज होगा कि नहीं होगा, समझ में आया ना, इधर क्या है माइनस है ना, तो साइन चेंज। अभी बोलो क्या लिखूं, v2 माइनस u2 प्लस u1, हैव यू अंडरस्टूड, इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। बस अभी इसी को सॉल्व करेंगे, हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा। अभी देखो पूरे इसमें सिर्फ v2 पार्ट आया, मालूम है ना, तो हमको v2 का आंसर मिलने वाला है। चलो ठीक है, अभी आगे बोलो क्या करेंगे, अभी क्या करें, कौन बताएगा, ये देखो u1 और u1 कितना होता है, 2u1 बराबर है, तो नेक्स्ट वाला भी मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे, m1 ब्रैकेट 2u1 करेक्ट,
माइनस V2 माइनस U2। अभी यहाँ पे ओपन कर देती हूँ मैं, M2 V2 माइनस M2 U2। यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे भी हम लोग ओपन कर देंगे, ठीक है। हाँ चलो अभी बोलो, इसका ओपन करेंगे ब्रैकेट तो क्या आएगा इधर, 2m1u1 बराबर है कि नहीं, 2m1u1 आगे माइनस m1v2 करेक्ट, माइनस m1u2 have you understood is equal to m2v2 माइनस m2u2 डन। अभी इसमें क्या करेंगे कि यहाँ पे u1, यहाँ पे v2 है ना, v2 वाले को साथ में लेके जाओ इधर, बराबर है, और इसको हम लोग इधर लेके आएंगे। क्यों v2 वाले को साथ में ले जाए, क्योंकि हमको v2 निकालना है। चलो अभी बताओ मुझे इसके बाद में क्या स्टेप आएगा, v2 वाले को साथ में लेके जाएंगे तो क्या बचेगा इधर, 2m1u1 माइनस m1u2 बराबर है ना, और ये वाला इधर आएगा कि नहीं आएगा, प्लस m2u2 हैव यू अंडरस्टूड इज इक्वल टू m2v2 प्लस ये इधर जाएगा ना m1v2। अब इसमें क्या कॉमन है बताओ, यहाँ पे v2 कॉमन बराबर है कि नहीं, तो अंदर क्या आएगा m2 प्लस m1 बराबर है कि नहीं, ठीक है ओके। अभी यहाँ पे क्या है नंबर 2m1u1, यहाँ पे क्या कॉमन है, u2 कॉमन है, तो u2 लिया तो ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, माइनस m1 प्लस m2, इसको लिखेंगे m2 माइनस m1। वो समझ में आ रहा है क्या किया, सिर्फ मैथमेटिक्स पार्ट अभी हम लोग कर रहे हैं। अभी मुझे बताओ v2 चाहिए ना, तो v2 क्या हो गया, v2 क्या करेंगे m2 प्लस m1 से डिवाइड करेंगे ना, तो ये पूरे को हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, m2 प्लस m1, ऊपर क्या है 2m1u1 प्लस u2 m2 माइनस m1। सो द फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो फाइनल आंसर में सेपरेट बोलो क्या लिखूं मैं, 2m1u1 अपॉन m2 प्लस m1 बराबर है, आगे बोलो प्लस u2 m2 प्लस माइनस m1 बराबर अपॉन m2 प्लस m1, क्लियर, इज इक्वल टू व्हाट, v2। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। अगर मैं v2 मिल गया, हमको v1 चाहिए, v1 तो 2 की जगह पे 1 की जगह पे 2 डाल देने का आंसर मिल जाएगा। बोलो मुझे क्या मिलेगा, v1 क्या आएगा बोलो, 2m2u2 m1 प्लस m2, बार बार डेरिवेशन इसका करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में काम हो जाएगा। फिर प्लस u1 m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। समझ में आया, 4 मार्क्स के लिए डेरिवेशन समझा गया क्या किया हमने। तो यहाँ पे तुम लोग को सब्स्टिट्यूशन पार्ट मालूम पड़ा, क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो सब्स्टिट्यूशन इतना बड़ा है, खाली धीरे धीरे बराबर से सिस्टमैटिकली करते जाओगे, फाइनल आंसर करेक्ट आएगा। थोड़ा भी u का v हो गया ना पूरा रॉन्ग, ठीक है। तो चलो अभी ये वाला पार्ट यहाँ तक ही मैं दे रही हूँ, ये तुम लोग को इसको 1 में डालना है, 3 इक्वेशन में डालना है। ये रहा इक्वेशन नंबर 1, 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करना है, बराबर है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो, डू इट। कॉपी करके ये डेरिवेशन कभी नहीं कर पाओगे, तो खाली सब्स्टिट्यूशन अपने बुक में करते जाओ और खाली चेकिंग करो स्टेप्स बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, ये इलास्टिक कोलिजन हो गया, अभी हम लोग किसका करेंगे, इन इलास्टिक का। लिखो फटाफट, डिराइव फाइनल वेलोसिटी एंड loss of kinetic energy, derive final velocity and loss of kinetic energy during inelastic collision। तुम लोग को वेलोसिटी निकालना है एंड क्या निकालना है, लॉस ऑफ
काइनेटिक एनर्जी लॉस, LOSS लॉस, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। हाँ सब लोग भी इधर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। इन इलास्टिक का मतलब क्या बताया था मैंने, कोलाइड एंड स्टिक। तो पहला वाला एक सेपरेट रखा मैंने, फटाफट बोलो क्या लिखूं, M1 U1 M2 U2। अभी ये क्या हो गया, कोलाइड हो रहा है, कोलाइड होने के बाद भी क्या होगा, स्टिक होकर के आगे जाएगा, बराबर है ना। तो स्टिक होकर के ये आगे जाएगा, बराबर है ना। ये M1 है और ये M2, समझ में आया। तो ये बिफोर कोलिजन और ये आफ्टर कोलिजन। हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट हियर। अच्छा ठीक है, इसमें क्या बोला था, पहला वाला क्या था, इसमें क्या कंसेप्ट होता है बोलो, मोमेंटम कंजर्व। क्या कंसेप्ट होता है, मैंने डिफरेंस भी बताया था, बराबर है ना। तो इसमें कंजर्व होता है मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, नॉट कंजर्व। तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग यूज ही नहीं कर सकते, समझ में आया। मोमेंटम कंजर्व, इसका मोमेंटम बोलो क्या आएगा, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 नहीं है इधर, प्लस M2 V। समझ में आया। क्या कॉमन है इसे बोलो, V कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या आएगा, हाँ M1 प्लस M2। निकालना क्या है तुम लोगों को, V निकालना है ना। इसको डिवाइड करेंगे इधर, समझ में आया। तो डिवाइड कर देते, अलग कर देते, डिवाइड बोलो, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2। ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, बराबर है, ड्यूरिंग इन इलास्टिक कोलिजन। हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट। तुम लोग को स्टेप वाइज मैंने बराबर से बताया, तो तुम लोग कंपेयर कर सकते हो, बराबर है। तो हमारा वेलोसिटी निकल गया। अभी क्या है, लॉस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं होता है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसके लॉस हुआ ना, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी हुआ। क्या हुआ, लॉस ऑफ। तभी हम लोग निकालेंगे लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल, बराबर है ना। गेन मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। लॉस मतलब क्या होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। आर यू गेटिंग इट। अच्छा इनिशियल बोलो क्या है इसमें, पूरा बोलो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ M1 U1 स्क्वायर, हाफ M1 U1 स्क्वायर, उसका काइनेटिक एनर्जी समझ में आ रहा है, प्लस हाफ M2 U2 स्क्वायर, क्लियर हुआ, माइनस हाफ M1 प्लस M2, दो मास कंबाइन हो गया ना, तो क्या आएगा इधर, M1 प्लस M2 V स्क्वायर। आर यू गेटिंग इट। तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हो गया पार्ट, समझ में आया। V का वैल्यू चाहिए तो हमारे पास ऑलरेडी है, फिर हम लोग उसको बना सकते हैं, बट जरूरत नहीं है यहाँ पे ही छोड़ देने का। क्लियर हुआ, लिख लो। चलो ये वाला पार्ट हो गया कंप्लीटली। चलो नेक्स्ट पार्ट अभी कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा ये पर्टिकुलर चैप्टर में, इधर ध्यान दो, अभी पहले डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी सिर्फ स्टेटमेंट्स है, डेफिनेशंस, छोटे छोटे पार्ट ही है अभी, पूरे बड़े मेजर वाले पार्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी छोटे छोटे कंसेप्ट में अभी हम लोग पहला वाला कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो सब जन हेडिंग, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, स्मॉल ई, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी सिर्फ डेफिनेशंस वाले पार्ट अभी हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या होता है एक्सप्लेन करती हूँ मैं तुम लोगों को। हाँ अभी सब लोग इधर ध्यान दो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब होता है कि कोलिजन, जब कोई बॉडी कोलाइड होती है तो कितना अच्छा कोलिजन हुआ वो डिफाइन करता है। जैसे कि अगर सपोज
परफेक्टली कोलाइड होके जो स्पीड से आया वही स्पीड से रिटर्न जा रहा है, तो बेस्ट कोलिजन हुआ वो, बराबर है ना। तो वो सारा इससे मालूम पड़ता है, समझ में आया। इसका फॉर्मूला है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। इसका मतलब क्या है, v2 मतलब क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, v1 क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, u1 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉडी, बराबर है। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन क्या बोलता है, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलेंगे इसको, रिलेटिव मतलब मालूम है, जैसे दो जन रनिंग करते हैं, बराबर है ना, एक का रिलेशन में दूसरा वाला देखते हैं स्पीड है ज्यादा है कि कम है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। कभी का ये रिलेटिव वेलोसिटी कौन सा वाला है, आफ्टर सेपरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन, सेपरेट होने के बाद का, आफ्टर सेपरेशन। और ये क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी कभी का ये बिफोर सेपरेशन बोलेंगे या ड्यूरिंग अप्रोच, ड्यूरिंग अप्रोच, अप्रोच मतलब मालूम पड़ा जब सामने आ रहे, बराबर है ना। तो रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग अप्रोच, मीनिंग समझ में आवे तुम लोगों को। रिलेटिव वेलोसिटी मालूम पड़ा, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन, इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग अप्रोच। आफ्टर सेपरेशन मतलब v2 माइनस v1, अप्रोच मतलब u1 माइनस u2। ये थोड़ा सा अलग रहेगा, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं लिखूंगी E इज इक्वल टू 1 मतलब मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका मतलब ये है कि कोलिजन कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक था। कैसा था, परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, समझ में आया कोलिजन। अगर E इज इक्वल टू 0 है तो क्या बोलेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक। समझ में आ रहा है, क्योंकि वो स्टिक हो रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अगर E का वैल्यू दोनों के बीच में है, मतलब लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, दोनों के बीच में आया, इसका मतलब हो गया इलास्टिक कोलिजन है। कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन। तीनों में फर्क मालूम पड़ा तुम लोगों को। अच्छा, अभी मैं बोलूंगी परफेक्टली इलास्टिक मतलब एग्जांपल क्या हो गया, गैस मॉलिक्यूल्स का कोलिजन क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक। तो एग्जांपल में लिखेंगे गैस मॉलिक्यूल, समझ में आ रहा है। इसका एग्जांपल क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक का मैंने बताया था बुलेट एंड ब्लॉक, बराबर है ना, बुलेट एंड ब्लॉक। बाकी सब परफेक्टली नहीं है। और ये वाला इलास्टिक कोलिजन में 2 बॉल्स, कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स, 2 बॉडीज, बराबर है ना, 2 बॉडीज ले सकते हैं विच कोलाइड एंड गेट सेपरेटेड। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, ठीक है। हाँ, ट्रक एंड बाइक साथ में लेके जाएगा, इन इलास्टिक कोलिजन हो गया, बराबर है ना। 2 कार्स कोलाइड एंड गेट सेपरेटेड, क्लियर हुआ, ठीक है। ये वाला पार्ट समझ में आया, जल्दी फटाफट लिखो। तो ये हो गया फर्स्ट। एक और डेफिनेशन, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ओके। तो ये पहला वाला एक डेफिनेशन कंप्लीट कर लिया। अभी दूसरा वाला जो है लिखो, वर्क एनर्जी थियरम, वर्क एनर्जी थियरम। आप इधर ध्यान देंगे, वर्क एनर्जी थियरम, नाम से मालूम पड़ रहा है वर्क होना चाहिए और एनर्जी होना चाहिए, बराबर है ना। तो दोनों का मिल करके एक फॉर्मूला बनता है, उसका फॉर्मूला हम लोग बताएंगे क्या है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या लेंगे, वर्क का फॉर्मूला बोलो क्या होता है, व्हाट इज वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू एफ एस, बराबर है ना। वर्क का फॉर्मूला क्या है, एफ एस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्लियर हुआ, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, क्लियर। अच्छा, लेकिन एस कैसे निकालेंगे, तुम लोग को मालूम है काइनेमेटिकल इक्वेशंस होता है। थर्ड वाला क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, क्लियर हुआ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे
अभी मैं इसको एस ऐसे लिख देती हूँ, बराबर है, ठीक है। अभी मुझे बताओ यहाँ से कैसे निकालेंगे हम लोग, ए एस का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, समझा कि नहीं समझा। तो ए एस का वैल्यू क्या हो गया फिर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2 आया ना, आर यू गेटिंग इट। तो यहाँ पे हम लोग वो डाल देंगे वैल्यू, काम खत्म हो गया। एम ए एस की जगह मैं क्या लिखूंगी, हाफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर हुआ। तो इसी को अरेंज कर दो, हाफ बराबर है, तभी ओपन करेंगे इसको। अगर मैं लिखूंगी तो कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में, ठीक है, हाफ, चलो अलग अलग मैं बाद में करती हूँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इतना हो गया। अभी इसको ब्रैकेट को ओपन करो, कैसे ओपन करेंगे बोलो, हाफ एम बी स्क्वायर, समझा कि नहीं समझा, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, क्लियर हुआ। ये क्या पार्ट है, फॉर्मूला किसका है, काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क था और ये क्या मिल गया हमको, काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी है ना इसमें। और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। समझ में आया कि नहीं आया। तो वर्क का फॉर्मूला मिल गया कि नहीं मिल गया। तो मतलब वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, को हम बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं इसको, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये मिल गया फॉर्मूला ऑफ वर्क एनर्जी। हैव यू अंडरस्टूड व्हाट वी हैव डन। ठीक है, वर्क लिया और इसी को खाली मैंने सॉल्व कर दिया, करो, क्लियर हो गया। ठीक है, अभी थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, जस्ट मालूम करना है, कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी चलो इसका मीनिंग बताते हैं, क्या होता है। मतलब कांटेक्ट फोर्स मतलब क्या हो गया, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में है और दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि फ्रिक्शन के लिए क्या होता है, दो बॉडीज कांटेक्ट में होते हैं, दोनों के बीच में फोर्स होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। इसका एग्जांपल क्या हो गया अपने पास, फ्रिक्शनल फोर्स, आई बात समझ में। तो ये कांटेक्ट हो गया। नॉन कांटेक्ट कौन सा है, जिसमें कांटेक्ट में नहीं रहते दो बॉडीज, फिर भी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो गया, नॉन कांटेक्ट फोर्स। हैव यू अंडरस्टूड द कांसेप्ट हियर। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स। चलो लिख लो इसका मीनिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक फोर्स। ये थर्ड कॉन्सेप्ट हो गया। दोनों का खाली मीनिंग तुम लोगों को बराबर से मालूम होना चाहिए। हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट वाला जो है, तुम लोगों को भी टर्म समझ में आ रहा है ना, क्या क्या पढ़ा हमने अभी, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन पढ़ा, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स। अभी हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स। हाँ लिखो, कंजर्वेटिव फोर्स, दूसरा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अच्छा, इसका मीनिंग अभी अंडरस्टैंड करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या होता है, बाहर देखने का जरूरत नहीं है। हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब जिसमें पाथ का इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं से भी अट्रैक्ट करता है, बराबर है, इसमें पाथ फिक्स नहीं है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। जिसमें पाथ के ऊपर डिपेंड होता है उसको क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। मतलब कंजर्वेटिव का मतलब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कौन से पाथ से हो रहा है, वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। और ये क्या है, डिपेंडेंट ऑन पाथ, डिपेंडेंट ऑन पाथ। समझ में आ रहा है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, फिर इसका एग्जांपल सेम, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आया ना, ये सब क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ।
मतलब तुम लोग बोल सकते हो जितने भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है वो सारे कंजर्वेटिव है। समझ में आ रहा है? और इसमें क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट किस पे? फ्रिक्शन वाला जो है डिपेंडेंट में आ गया। ये वाला एग्जांपल क्या आ गया? फ्रिक्शन। मतलब मालूम पड़ा तुम लोगों को? ठीक है, लिखो। ठीक है, हाँ नेक्स्ट वाला है वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। दो टाइप रहेगा, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स। क्या फॉर्मूला है वर्क डन का? वर्क इज इक्वल टू एफ एस होता है ना? हाँ, लेकिन अगर सपोज ये बॉडी है, इसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया है, मालूम है ऐसा खींच रहे हैं, समझ में? जैसे ये बॉडी में टायर लगा हुआ है तो फोर्स को ऐसा लेके जा रहे हैं खींच के, बराबर है ना? तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है? ऐसा हो रहा है ना? तो एंगल बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। क्या है? एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया? तो ये डॉट है ना, एफ डॉट एस, डॉट में क्या आता है? कॉस आता है, तो एफ एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है कांस्टेंट फोर्स का। अगर थीटा 0 डिग्री है, मतलब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कॉस थीटा कितना होता है? कॉस 0 कितना होता है? 1। तो वर्क हो जाएगा एफ एस। आई बात समझ में? मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर हुआ? जैसे कोई बॉक्स को हटाना है, धक्का मार रहा है, तो यहां से पुश किया, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में, तो मतलब जैसे कि फोर्स ये डायरेक्शन में है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में। समझ में आया? तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 0, मतलब वर्क इज इक्वल टू एफ एस। क्लियर हुआ? हाँ, अभी जैसे कोई वजन नीचे सामान रखा हुआ है, उसको हम उठा रहे हैं, ठीक है? तो सामान को उठाया हमने, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? ऊपर। लेकिन वो सामान का वेट किधर है? नीचे। ऑपोजिट हुआ कि नहीं हुआ? तो एंगल कितना हो जाएगा उसमें, वो केस में? 180। समझ में आया ना? अगर फोर्स, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स नीचे है, समझ में आया कैसे? वेट ऑफ द बॉडी इज डाउन, सो थीटा कितना हो गया? 180। तो वर्क क्या हो गया? एफ एस कॉस 180, और कॉस 180 कितना होता है? -1, मतलब माइनस एफ एस, मतलब नेगेटिव वर्क हुआ। क्या हुआ? नेगेटिव वर्क। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क। तुम लोग ये कंसेप्ट समझ में आया इतना पार्ट? अच्छा, जब 90 डिग्री पे लगाएंगे, मतलब मुझे इसको बॉडी को ऐसे हिलाना है, मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ, 90 पे लगाया ना मैंने, बॉडी ऐसा जाना चाहिए और मैंने फोर्स ऐसे लगाया, तो कुछ वर्क नहीं होगा, नो वर्क विल बी डन। ये तुम लोगों को समझ में आया? कांस्टेंट वाला लिख लो।